मैंने बिल गेट से सुना था कि डेलीगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट, स्किल, साइंस फॉर अ लीडर, फॉर अ सीईओ, फॉर अ फाउंडर। टास्क डेलीगेशन इज द की। और अब आपको ये सुनने में लग रहा होगा कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब टास्क डेलीगेशन ये है ना कि मेरा काम है यार, तू कर दे। इसके नुकसान मैं आपको बताऊंगा और डेलीगेशन करने का सही तरीका, डेलीगेट करने का सही तरीका। और ये मैं आपको ऐसे बताऊंगा क्योंकि कहाँ कहाँ मैंने गलत किया और उसके नुकसान क्या। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आपने स्केल करना है, फ्रीलांसिंग से कंपनी बनाकर आपने उसको स्केल करना है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द राइट वे ऑफ डेलीगेटिंग टास्क। और डेलीगेटिंग टास्क जो है एक्चुअली रॉन्ग टर्म है कि अपना काम किसी दूसरे को दे के करवा लेना। ये राइट वर्ड है डेलीगेटिंग, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोनों में फर्क है, मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले समझें कि डेलीगेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आप फ्रीलांसर से फाउंडर बनते हैं तो आप तकरीबन सारे काम कर रहे होते हैं। जब मैंने फ्रीलांसिंग से कंपनी बनाई, सफाई मैं करता था, झाड़ू पोछा मैं लगाता था, कंपनी का कुछ सामान चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीन चाहिए, मैं बाहर से लेके आता था, चाय चाहिए, पत्ती चाहिए, किचन में रखने का सामान चाहिए, मैं लेके आता था, उनका हिसाब किताब मैं करता था, सैलरीज मैं चलाता था, पैसे रिसीव करता था, फिर उसके एक्सपेंसेस मैं निकालता था, बजटिंग मैं करता था, टेक्निकल काम मैं करता था, डिज़ाइन में मैं इन्वॉल्व था, क्लाइंट को बिड मैं करता था, प्रपोजल मैं लिखता था और टीम को गाइडेंस मैं करता देता था, मोटिवेट करता था, टीम को सब करता था। ये सारे मेरे टास्क नहीं थे, सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। लेकिन जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हो तो आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, क्रिएटिव नहीं हो सकते, स्केल नहीं कर सकते, आप क्लाइंट एक्विजिशन नहीं कर सकते, विजन रिफाइन नहीं कर सकते, मिशन रिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये ऑपरेशनल टास्क नहीं, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और इन ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर आपने गलत टाइम पे डेलीगेट किया या गलत तरीके से डेलीगेट किया या गलत बंदे को डेलीगेट किया, आप डूब जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं ये सारे काम करता था, आप भी अज्यूम करें कि सारे काम कर रहे हैं, आपके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन आप अकाउंटेंट ले आए, बजट कोलैप्स कर जाएगा। कैसे चलाएंगे? आपके पास तो फंड्स ही नहीं थे, आपने पेरोल पे प्रेशर डाल लिया, फाइनेंस पे प्रेशर डाल दिया, खुद डबल स्ट्रेस में आ गए, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर ली, या आपने अकाउंटेंट गलत उठा लिया, उसने आपको मिसगाइड कर दिया, या आप डिजाइनर लेके आए या प्रपोजल राइटर लेके आ गए और वो प्रपोजल गलत भेज रहा है, क्लाइंट डूब जाएंगे। आपने बंदा गलत पिक कर लिया, गलत टाइम पे डेलीगेट कर लिया, आउट ऑफ बजट जाके डेलीगेट कर लिया, फिर क्या होगा? डेलीगेशन इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव टास्क। डेलीगेशन जो होनी चाहिए वो डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। मैंने जो काम सबसे पहले डेलीगेट किया था वो मैंने वो किया था जिस पे मैं जबरदस्त था। अभी उल्टा लग रहा है, लोग कहते हैं कि यार पहले वो डेलीगेट करो जिसमें आप कमजोर हैं। मैंने वो डेलीगेट किया जिस पे मैं स्ट्रांग था। मैं आपको दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो टास्क डेलीगेट करता हूँ जिसमें मैं वीक हूँ। एग्जाम्पल इसकी यूं लें कि मैं फाइनेंस एंड बजटिंग में बहुत वीक था, मैं उसमें खुद ना करता और किसी बंदे को लेके आता, क्योंकि मेरा एक्सपोजर डेवलप ही नहीं हुआ था, मेरी नॉलेज थी नहीं उसके अंदर। अब वो जो बंदा करेगा मैं उस पर डिपेंडेंट हो गया, वो बंदा चला गया तो क्या होगा? मैंने क्या किया? उल्टा किया। मेरी डेवलपमेंट स्ट्रांग थी, मैं एक जूनियर डेवलपर लाया। क्योंकि मेरी डेवलपमेंट स्ट्रांग थी, मुझे यह पता था कि एक तो मैं जल्दी से आसानी से डेलीगेट कर दूंगा, दूसरा मैं मॉनिटर भी कर सकूंगा, तीसरा अगर वो चला गया तो ये मेरी स्ट्रांग स्ट्रेंथ है, मैं इसका बैकअप भी बन सकता हूं, चौथा मैं सस्ता रिसोर्स लाने की पोजीशन में था। क्यों? क्योंकि उसकी शॉर्ट कमिंग्स को मैं कवर कर सकता था, क्योंकि मैं उधर स्ट्रांग था। और जब उसने मेरा 20-30% काम ले लिया इन अ कंट्रोल्ड मैनर, तो मैंने वो टाइम शिफ्ट किया उन एरियाज पे जिन एरियाज पे मैं वीक था। तो एक तरफ मेरे एरिया स्ट्रांग हुए, दूसरी तरफ मेरी डेलीगेशन वेल कंट्रोल्ड थी, लोग चले भी जाते थे, मैं काम संभाल लेता था। लेकिन अगर मैं अपोजिट करता, मैं कोलैप्स कर सकता था। तो डेलीगेशन आपने अपने हिसाब से करनी है, अपने सर्कमस्टांसेस पे, अपने एनालिसिस पे, अपने डेटा पे करनी है।
अगर आपको कोई लिख के दे देता ना कि सबसे पहली डेलीगेशन ये होनी चाहिए, तो वो गलत कह रहा है, वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है। ऐसा नहीं होता, देयर इज नो सिल्वर बुलेट। डेलीगेशन एंड डंपिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने डंप नहीं करना, मतलब कि यार आज के बाद मेरा काम ये तू कर लिया कर, यार तूने ना आज के बाद डिजाइनिंग करनी है, मैं डिजाइन भी करता था, डेवलपमेंट भी करता था, इमेजिन करे मैं एक बंदा लाता हूँ, तूने ये डिजाइन करना है। डोंट डू दैट। डंप नहीं करना आपने, आपने डेलीगेट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा एग्जाम्पल देता हूँ केस स्टडी के तहत। शुरू में मैं प्रपोजल लिखता था, और ज्यादातर लोग आप में से शुरू में प्रपोजल भी खुद लिखेंगे, बिडिंग भी खुद करते होंगे। अब आपने एक बिजनेस डेवलपर लाना है, या आपने एक प्रपोजल राइटिंग का बंदा लेके आना। अब आप ना, डंपिंग क्या है, आपने रैंडमली किसी को कहा कि यार एक क्लाइंट का प्रपोजल है, तू मेरा प्रपोजल तो लिखते यार तू मेरा ये डिजाइन तो कर दे, यार ये जरा कोड तो कर दे। आपने उस बंदे पे टास्क डाल दिया। अब उस बंदे को ये नहीं पता कि इसको करने से मेरा फ़ायदा क्या होगा, ये मेरे करियर से लिंक्ड है या नहीं है, उसके एसओपीज़ नहीं पता, उसके बैकग्राउंड नहीं पता, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ, वो हाफ हार्टेडली कर देगा उल्टा, या खराब करेगा या आपका टाइम ज़्यादा लेगा। रादर डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ अ डंपिंग टास्क टू समवन। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कैसे होगी कि एक बंदा सोच समझ के लेके आया मैं कि भाई आपने आज के बाद प्रपोजल राइटिंग करनी है, पहले तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की, कॉन्फिडेंस दिया, नॉलेज दी, फिर उसको बताया कि हमारे प्रपोजल ऐसे लिखे जाते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है, इतनी देर में हम प्रपोजल लिखते हैं, यहाँ से टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये हमारा बजट का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ये हमारा चार्जिंग स्ट्रक्चर है, हम ऐसे माइलस्टोन बनाते हैं। सब कुछ उसको वेल डॉक्यूमेंटेड देके, एजुकेट करके, अच्छे से रिसोर्स को ऑन बोर्ड करके उसको डेलीगेट कर दिया। फिर वो मिस्टेक भी कर रहा है तो मैं जंप नहीं करता था, मैं उसको समझाता था। बाजुकात ऐसा होता था कि जो काम आप 5 मिनट में खुद कर सकते हैं, जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है, वो 3 घंटे ले रहा है। तो फाउंडर्स क्या करते हैं, यार इसको समझाऊंगा 3 घंटे लगेगा, मैं 5 मिनट में खुद ही कर लेता हूं। मैं नहीं करता था, क्योंकि अगर आज 5 मिनट आपने लगाए तो कल भी लगाएंगे, परसों भी लगाएंगे, वो बंदा हमेशा आप पे डिपेंडेंट होगा। 5 की बजाय 3 घंटे लगा ले, लेकिन उसको एम्पावर करें, उसको एजुकेट करें, उसको नॉलेज दें और उसको तेज करें। जब ये एक दफा ये टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा तो आपको कभी दोबारा से प्रपोजल नहीं लिखना पड़ेगा खुद से। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो गई है, उससे आउटपुट आएगी, बजट आएगा। फिर आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टास्क आपने अपनी प्लेट से निकाल के दूसरे को देना है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करनी है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे और आप उस टाइम को स्ट्रेटेजी, विजन, क्लाइंट एक्विजिशन, मिशन और क्रिएटिव लेयर पे लगाए। तो डेलीगेशन बहुत जरूरी है। विदाउट डेलीगेशन आप लंबा नहीं जा सकते, आपकी टीम प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, आपकी टीम जो है मोटिवेट भी नहीं रहती, उनको पता भी नहीं होता कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अब जब आप डेलीगेशन कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को असाइन कर दी, एजुकेट कर दिया, डॉक्यूमेंट कर दिया, प्रोटोकॉल्स बना दिए, एसओपीज बना दिए, केपीआईज बना दी। अगर इन टर्म्स का पता ना हो तो थोड़ा गूगल और जीपीटी कर लीजिएगा, क्योंकि ये आसानी से गूगल से मिल सकती है। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो आसानी से किताबों में गूगल पे नहीं मिलती। जब ये सारा कुछ आपने बना दिया तो फिर क्या होगा, वो डेलीगेशन सक्सेसफुल हो जाएगी? नहीं, आपने रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कि जब प्रपोजल गया, नहीं गया, कितने बजे गया, कैसा गया, रिस्पॉन्स आया, नहीं आया, आप बिड्स कर रहे हो, उनके व्यूज आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कौन अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, किसको आपने रिस्पॉन्स करना है, कब किसको करना है। आपने क्लियर हायरार्की बनानी है, हर बंदे को पता होना चाहिए कि मैं किसको जवाब दे हूं। इनिशियली 4-5 लोगों की टीम में सारे ही आपको जवाब दे होते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर 20, 30, 40 लोगों पे जाता है तो सारे जब आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद कोई आएगा तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे, क्योंकि आपने कोई हायरार्की बनाई नहीं, कोई रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई उसकी मैकेनिज्म नहीं बनाया। तो सारा लोड आप पे है, कॉग्निटिव लोड है, जो आपको क्रिएटिव लेयर पे सक्सेसफुल होने से रोक के रखेगा। तो जब क्लियर स्ट्रक्चर होता है तो कोशिश करेंगे, इट्स लाइक अ पिरामिड, कि आप 1, 2, 4, 5, 6 लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हो, बाकी वो आगे सारा नीचे मैनेज कर रहे हो। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप। और आहिस्ता आहिस्ता हम इस मॉड्यूल के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, वो भी आएगा, जिसके अंदर मैं बात करूंगा एंकर्स, राइडर्स एंड रोवर्स की। इस थ्योरी ने, इस प्रैक्टिस ने मेरी जिंदगी बदल दी।
accountability structure, culture, second layer of leadership, reliable team, client satisfaction, revenue, growth, सब कुछ उस एक थ्योरी से निकला है जो मुझे तब कहीं से पढ़ने को मिली थी। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि कौन किसने लिखी थी। When I was running a company of 10 people, 5 to 10 people, और मैं हमेशा उस पर अमल करता हूँ। बट अगेन आपको ये सिखा रहा हूँ कि डेलीगेशन सस्टेनेबल तब होती है जब प्रॉपर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड होता है और वो सबको कम्युनिकेट कर दिया गया होता है और सबको पता होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज रिपोर्टिंग टू हु। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं। वो इतना बड़ा होता है कि बात आप तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो जाती है। इतने ज्यादा मैनेजर बीच में नहीं लाते। आई बिलीव पर्सनली इन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। आज भी मेरे और मेरे लोगों के बीच में सिर्फ एक लेयर है और वो एचआर की नहीं है, वो सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप है। मतलब जिन लोगों को मैंने अपना माइंडसेट, विजन, प्रेफरेंस, डूज डोंट्स ट्रांसफर किए, जिनके अंदर अल्लाह ने पहले क्वालिटीज रखी थी, जिनका विजन मेरे साथ मैच कर गया, उनको मैंने इंपावर करके आई कॉल देम द कोर टीम। एक कोर टीम इस्टेब्लिश की, उनके पर्क्स अलग हैं, उनकी रिस्पेक्ट लेवल, उनका रोड मैप सब अलग है और वो पूरी कंपनी में जगह जगह बैठे हुए हैं एज इफ मैंने अपने छोटे छोटे क्लोन्स वहां बिठाए हुए। वो मामलात को ऐसे ही देखेंगे जैसे मैं देखता था, वो मैटर को ऐसे हैंडल करेंगे जैसे मैं हैंडल करता था, या मुझसे बेहतर ही हैंडल करेंगे। मैंने उन पर ट्रस्ट करके डेलीगेट कर दिया उनको। तो सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप काफी होती है। लोग क्या करते हैं, तो ये डेवलपर है तो सीनियर डेवलपर को करेगा, तो हेड ऑफ टेक्निकल लीड को करेगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को फिर कम्युनिकेशन होगी, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन होगी, फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को कम्युनिकेशन होगी, फिर जनाब डिप्टी सीईओ को होगी, फिर सीईओ को होगी। और जब डेवलपर से सीईओ तक तो बात कभी पहुंचती नहीं है। इतनी हायरार्की आपने बना दी क्योंकि आपको किसी ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इंपॉर्टेंट होती है। नहीं, जैसे जैसे कंपनी स्केल करे लेयर्स ऐड करते जाए, लेकिन 100, 200, 400 लोगों तक में सिर्फ सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप इज एनफ। और ये कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, यही वो लेक्चर है एंकर्स, रोअर्स एंड राइडर का, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट, हायरार्की इज इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन का तरीका हमने समझा, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है, टास्क डंप नहीं करने, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये कैसे करते हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डेलीगेट करनी है, हमने इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें समझी। ग्रेजुअली बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर।